कोर्ट प्रैक्टिस टू अपीयर इन सिविल जज एग्जामिनेशन। हम सबको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 मई 2025 के निर्णय से यह अनिवार्य कर दिया है कि अब किसी भी अभ्यर्थी को जो जज बनना चाहता है, जुडिशरी के एग्जाम में अपीयर होना चाहता है, उसको 3 साल की मैंडेटरी कोर्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो जुडिशरी के एग्जाम में अपीयर कर सकता है। सो ये जजमेंट 3 इयर्स मिनिमम प्रैक्टिस जो मैंडेटरी की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये कैसा जजमेंट है, इसमें क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व थे, सुप्रीम कोर्ट ने इसको किस एंगल से डिसाइड किया, किस बेसिस पे डिसाइड किया। सो टुडे आई एम हियर टू एक्सप्लेन द होल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025, जो 2025 में डिसाइड हुआ। उसके पूरे जजमेंट की हम डिटेल एक्सप्लेनेशन आज के वीडियो में करेंगे। फॉर योर क्लैरिफिकेशन ऑन द पॉइंट्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ 3 years practice, what will be the date of cutoff for counting 3 years practice, what was the stand of the High Court with respect to restoring the 3 years mandatory practice to appear in judicial services examination, what was the stand of certain state governments, and why this is necessary at this point of time, why this appears to be reasonable, and what are the issues that are left still which could be faced by the candidates of judiciary preparation. So friends, let's start with the very first point. So in our first part of video, I'll discuss the overall outcome of the judgment, and then I'll be detailing paragraph wise the whole judgment. So let's start with that, what is the crux of this judgment. As we all know that the 3 judges bench of Supreme Court, consisting of Chief Justice of B.R. Gavai, Justice A.G. Masi and Justice K. Vinod Chandran, they have delivered the judgment on 20th May 2025 and making it mandatory for all the candidates who wish to appear in judicial services examination to have minimum 3 years of court practice. All India Judicial Services Association, AISA, 3 AISA के केसेस इससे रिलेटेड हैं तीनों। फर्स्ट आईसा केस जो हमारा था वो था 1991 का। आईसा मतलब ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन, सॉरी इट वाज आईसा। सो 3 आईसा के केसेस हुए, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन। पहला आईसा का जो केस था वो 1991 का था, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में एक जुडिशियल पे कमीशन बनाने का रिकमेंडेशन किया गया था। सो दिस वाज द फर्स्ट आईसा केस, दैट इज ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस। जो सेकंड आईसा केस था वो आपका 1993 में हुआ, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली बार इस सेकंड आईसा केस में 3 years कोर्ट प्रैक्टिस को मैंडेटरी किया गया था इंडिया में जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप एंट्री लेवल जज एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो आपको 3 साल की कोर्ट प्रैक्टिस करके आनी है। ये फर्स्ट टाइम 1993 के जजमेंट में रेकमेंड किया गया था, मैंडेटरी किया गया था, जिसको कहते हैं सेकंड आईसा केस, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस। जो थर्ड आईसा केस हुआ वो हुआ 2002 में। 2002 में ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। थर्ड आईसा केस में ये 3 साल की जो प्रैक्टिस को मैंडेटरी किया गया था उसे हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो ये 3 आईसा केसेस थे जो डिस्कस हुए हैं पूरे जजमेंट में। बार बार वो लिखा जाता है फर्स्ट आईसा केस, सेकंड आईसा केस, थर्ड आईसा केस। तो इसलिए मैंने आपको यह समझाया कि आईसा केस है क्या। तो पहला आईसा केस जो 1991 में हुआ, उसमें एक कमीशन बनाने के लिए कहा गया, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और जूनियर डिवीजन के जो कोर्ट्स हैं उनकी पे कमीशन के लिए, उनकी सर्विस कंडीशंस के लिए एक कमीशन बनाने का रिकमेंडेशन किया गया था।
दूसरा आइजा केस जो 1993 में हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने मैंडेटरी किया कि 3 साल की प्रैक्टिस करके ही आप एंट्री लेवल जज एग्जाम में बैठ सकते हैं, जूनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम में बैठ सकते हैं। और फिर थर्ड आइजा केस 2002 में वापस से उस 3 साल की जो रिक्वायरमेंट थी उसको हटा दिया गया। तो ये जो तीनों केसेस हुए, उसी के परसुएंस में ये जो हमारा केस था, जो 20 मई 2025 को डिसाइड हुआ, चीफ जस्टिस गवई ने जिसका जजमेंट डिलीवर किया, वो उसी के कॉन्टेक्स्ट में है। तो इसलिए आपको ये 3 केसेस के नाम और इसमें क्या हुआ था ये जानना जरूरी था। आइए देखते हैं कि ये कैसे सब शुरू हुआ। मैंने आपको बताया 1991 में जो फर्स्ट आइजा केस हुआ, उसमें एक कमीशन बनाने का रिकमेंडेशन किया गया, जो कमीशन सर्विस कंडीशंस ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन एंड जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके बारे में डिस्कस करता, उसको रिकमेंडेशन देनी थी, उनके पे कमीशन की रिकमेंडेशन देनी थी, अलाउंसेस की रिकमेंडेशन देनी थी। तो उसको फर्स्ट आइजा केस कहे। जो सेकेंड आइजा केस, जहां से 3 इयर्स की प्रैक्टिस को मैंडेटरी किया गया, जो सेकेंड आइजा केस आया, उस सेकेंड आइजा केस को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने डिसाइड किया। जस्टिस एमएन वेंकट चलैया, जस्टिस एएम अहमदी और जस्टिस सावंत, पीबी सावंत, ये 3 जज थे जिन्होंने इसे डिसाइड किया, सेकेंड आइजा केस को। 3 जजेस की बेंच ने इसको डिसाइड किया। और पहली बार जो सेकेंड आइजा केस हुआ, आप देखेंगे तो जो हमारा जजमेंट है, मैं भी आपको जजमेंट की डिटेलिंग दिखाऊंगा। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जज को जो लॉ ग्रेजुएट हो करके कोर्ट में जज बनना चाहता है, उसको मिनिमम 3 साल का कोर्ट प्रोसेस आना चाहिए। अगर उसे मिनिमम 3 साल का कोर्ट प्रोसेस नहीं आएगा तो बहुत सारी चीजें हैं जो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो कोर्ट सिस्टम को नहीं समझ पाएगा। इसलिए उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए, जो ऑब्जर्वेशंस आपके पैरा नंबर 56 में 2025 वाले जजमेंट में कोटेड भी है, जो मैं आपको अभी जब डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब सेकंड पार्ट ऑफ जजमेंट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सिर्फ जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा। पैरा नंबर 56 में उन्होंने क्लियर किया कि हम क्यों चाहते हैं कि 3 साल का जो मैंडेटरी पीरियड है वो होना चाहिए किसी भी पर्सन को, अगर वो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहता है सिविल जज जूनियर डिवीजन लेवल पे। कोर्ट ने कहा कि जो एक्सपीरियंस है वो नेसेसरी है टू अंडरस्टैंड द कोर्ट रूम प्रोसीजर्स एंड द रियल लाइफ डायनेमिक्स ऑफ लिटिगेशन। एंड 1993 में जो सेकेंड आइजा केस था, उसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया सारे हाई कोर्ट्स को और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप अपने जुडिशियल सर्विसेज के सर्विस रूल्स को चेंज करिए, और उसमें एक क्लॉज लगाइए कि 3 साल की प्रैक्टिस के बाद ही आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया जो फर्स्ट आइजा केस था, जिसमें एक कमीशन बनाने की रिकमेंडेशन की गई थी, जिसको डील करना था जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज जूनियर डिवीजन, उनके पे कमीशन को लेकर के, उनकी अलाउंसेस को, सर्विस कंडीशंस को, प्रमोशंस को लेके। सो फर्स्ट आइजा केस जो 1991 में हुआ था, इसी के रिकमेंडेशन, इसी के डायरेक्शन में एक कमीशन बनाया गया 1996 में, जिसको हम कहते हैं शेट्टी कमीशन। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है विद रिस्पेक्ट टू दी पे कमीशन, विद रिस्पेक्ट टू दी कंडीशंस ऑफ दी सर्विस ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन एंड दी जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो 1991 वाला जो केस हुआ था, और उसमें डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि एक कमीशन बनना चाहिए जो इन सारे इश्यूज को डील करे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को, सिविल जज जूनियर डिवीजन के लेवल के जो जजेस हैं, उनकी जो सैलरी है, उनकी जो कंडीशंस हैं। तो उस परसुएंस में गवर्नमेंट ने 1996 में, केस हुआ 1991 में, 1996 में एक कमीशन बनाया और उसका नाम दिया गया जस्टिस शेट्टी कमीशन। क्यों? क्योंकि इसके चेयरमैन जो थे वो एक सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज थे, जस्टिस जगन्नाथ शेट्टी, के जगन्नाथ शेट्टी, इसीलिए इसका नाम रखा गया शेट्टी कमीशन। इसमें 2 और मेंबर थे, एक दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे जस्टिस पी के बाहरी, और एक
KR चमैया थे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सो इन 3 लोगों का ये कमीशन था जिसको हेड किया था जस्टिस शेट्टी ने, इसीलिए इसको कहते हैं शेट्टी कमीशन। शेट्टी कमीशन ने 1996 में रिकमेंडेशंस दिए, हम वो भी देखेंगे, वो भी हमारे पार्ट ऑफ जजमेंट में दिया हुआ है बहुत डिटेल में, जो हमारा 2025 का जजमेंट आया हुआ है 20 मई को। उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में ये चीजें डिस्कस की, ये इश्यूज बताए। शेट्टी कमीशन ने कहा कि जो 1993 में 3 साल की आपने रिक्वायरमेंट डाल दी है, उससे जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जो शार्प स्टूडेंट्स हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, वो जुडिशियल सर्विसेज नहीं ज्वाइन करेंगे। और उन्होंने कुछ उसके रीजंस दिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अभी हम अपना सेकंड पार्ट में सिर्फ जजमेंट के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, जो 2025 का जजमेंट है, जिसमें ये सारी बातें इनकॉर्पोरेटेड है। शेट्टी कमीशन ने कहा कि लॉ कमीशन रेकमेंड करती थी कि नहीं 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जज बनने चाहिए। शेट्टी कमीशन ने कहा क्यों ये 3 साल की रिक्वायरमेंट नहीं लगनी चाहिए फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स पे, अगर वो सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, ये क्यों नहीं होना चाहिए, इसका पर्पस क्या था। उन्होंने कहा देखिए, पहले के टाइम पे इसलिए प्रैक्टिस को रेकमेंड किया जाता था क्योंकि जो LLB डिग्री थी, ये बात उन्होंने कहा है और ये बात हमारे 2025 के जजमेंट में भी है, पैरा नंबर 59 में। उन्होंने कहा कि लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1958 की, उस समय जब ये रिकमेंडेशन की गई थी कि लॉ प्रैक्टिस के बाद ही सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो उस समय जो LLB का हमारा कोर्स था वो 2 साल का होता था, 2 इयर्स का, और कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं था। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो सिलेबस में नहीं थी, इंटर्नशिप सिलेबस में नहीं थी, मूट कोर्ट सिलेबस में नहीं थे। इस तरह से उन्होंने कुछ चीजें रखी सामने। बोले इसलिए ये कहा जाता था कि मिनिमम 2 या 3 साल का आप प्रैक्टिस कीजिए कोर्ट में, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो कोर्ट का, और फिर आप अपीयर कीजिए सिविल जज के एग्जाम में। लेकिन आज के टाइम पे शेट्टी कमीशन ने कहा 1996 में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1987 के बाद से मॉडर्न लीगल एजुकेशन स्टार्ट हुआ इंडिया में। 5 इयर्स कोर्स ओपन हुए, BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, 5 इयर्स लॉ ग्रेजुएट्स पास आउट होने लगे। नेशनल यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश हुई, बहुत सारी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में 5 इयर्स कोर्स स्टार्ट किया गया। पूरा लीगल एजुकेशन का स्ट्रक्चर बदल दिया गया, मूट कोर्स कंपलसरी कर दिए गए, प्रैक्टिकल एग्जाम्स स्टार्ट हो गए, कोर्ट विजिट्स को मैंडेटरी कर दिया गया, और भी बहुत सारे क्लिनिकल लीगल एजुकेशन को पार्ट बनाया गया सिलेबस का। तो शेट्टी कमीशन का कहना था कि पहले के टाइम पे यह सब नहीं होता था, इसलिए 3 साल की जो रिक्वायरमेंट थी वो रीजनेबल मानी जा सकती थी। लेकिन अब जब हमारे पास अच्छे कॉलेजेस हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं पढ़ने की, क्लिनिकल लीगल एजुकेशन हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, प्रैक्टिकल्स हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो अगर अब हम कंडीशन लगाते हैं कि इन सब को करने के बाद अगर 3 साल आप प्रैक्टिस करिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस करके फिर आइए जुडिशरी का एग्जाम देने, सो इट विल बी अ लिटिल हार्श टूवर्ड्स द लॉ स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ कोर्स वो 5 साल का पहले कोर्स किए हैं, फिर 3 साल वो प्रैक्टिस करेंगे। तो शेट्टी कमीशन का ये कहना था कि 1996 में ये इतनी ल्यूक्रेटिव जॉब नहीं है, क्योंकि उस समय सिविल जज जूनियर डिवीजन की उतनी सैलरी भी नहीं होती थी, पर्क्स अलाउंसेस उतने नहीं होते थे, जिनको मुंसफ कोर्ट कहा जाता था या मुफस्सिल कोर्ट कहा जाता था। सो कोर्ट ने, शेट्टी कमीशन ने कहा कि अगर आप 3 साल किसी बच्चे को प्रैक्टिस करा देंगे और वो बच्चा अगर क्लिनिकल लीगल एजुकेशन किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, मॉडर्न लीगल एजुकेशन का पार्ट रहा है, तो वो तो कॉर्पोरेट में चला जाएगा, वो बड़े बड़े लॉ फर्म्स में चला जाएगा, या अगर वो 3 साल की अच्छी प्रैक्टिस कर लेगा तो आपकी सिविल जज जूनियर डिवीजन की जो सर्विस है वो इतनी लिक्रेटिव नहीं है कि वो वापस सिविल जज बनना चाहेगा, तो वो प्रैक्टिस में ही कंटिन्यू करेगा। सो दिस इज एक्चुअली discourage the fresh law graduates who are intelligent, who are brilliant, who are sharp
टू ज्वाइन द जुडिशियल सर्विसेज एट द एंट्री लेवल। ये शेट्टी कमीशन का कहना था उस टाइम पे, जिसको हमारे 2025 के जजमेंट में भी कंसीडर किया गया है, जिसमें बाकायदा उसका रिप्लाई दिया हमारे जजेस ने, वो हम जजमेंट के पार्ट में डिस्कस करेंगे। हमारे चीफ जस्टिस गवई ने यही बात बताई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस समय हो सकता है ये इतनी लुक्रेटिव जॉब ना हो, लेकिन आज के टाइम पे ये सर्विस बहुत लुक्रेटिव है। तो 3 साल के बाद भी लोग इस सर्विस में जाना पसंद करेंगे। और भी बहुत एस्पेक्ट्स आए। सो ये बेसिकली उनका रिकमेंडेशन था कि 3 साल की जो मैंडेटरी प्रैक्टिस वाला क्लॉज है वो ना लगाया जाए, क्योंकि अब लीगल एजुकेशन चेंज हो गया है, उसका सिस्टम चेंज हो गया है, पढ़ने पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया है और ये पुराने तरीके पे नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, 2002 में वापस से थर्ड आइजा केस हुआ, 2002, जिसको हम थर्ड आइजा केस कहते हैं। थर्ड आइजा केस 2002, थर्ड आइजा केस। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगेन ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ऑफ जस्टिस बी.एन. कृपाल, जस्टिस जी.बी. पटनायक एंड जस्टिस वी.एन. खरे, इन तीनों बेंच ने वापस से इस इश्यू को डील किया, वेदर 3 years प्रैक्टिस शुड बी मैंडेटरी टू अपीयर इन दी एंट्री लेवल सिविल जज एग्जामिनेशन और नॉट, सिविल जज जूनियर डिवीजन और मुंसिफ मैजिस्ट्रेट्स एग्जाम। यहां पे थर्ड आइजा केस में शेट्टी कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी थी कि अब हमारा लीगल एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है, अब हमारे पढ़ने का तरीका चेंज हो गया, प्रैक्टिकल नॉलेज भी अब बच्चों को मिलती है, इसको उस रिकमेंडेशन को कंसीडर करते हुए, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ 1996 जस्टिस के.जे. शेट्टी कमीशन, which aimed to attract bright young law graduates to the judiciary, the 2002 judgment in the Aiza case removed 3-year practice requirement. इन्होंने 3 years practice requirement को रिमूव कर दिया, जो 1993 में लगाई गई थी। अब देखिए हायरार्की कैसे आई। 1991 में फर्स्ट आइजा केस हुआ इन ऑर्डर टू इंप्रूव द पे स्केल, सर्विस कंडीशंस एंड एवरीथिंग, और 1991 में डायरेक्ट किया गया कि एक कमीशन बनाया जाए। 1993 में सेकेंड आइजा केस हो गया। 3 जजेस बेंच ने क्या किया, वेंकट चलैया की बेंच ने बोला 3 years की प्रैक्टिस मैंडेटरी है। जो 1991 वाले केस का डायरेक्शन था, उस डायरेक्शन में 1996 में एक कमीशन बनाया गया, शेट्टी कमीशन। शेट्टी कमीशन ने रेकमेंड किया कि 3 years की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम अब चेंज हो गया, ये पुराना नहीं है, ये लीगल एजुकेशन मॉडर्न लीगल एजुकेशन हो गया। उस कमीशन के रिकमेंडेशंस को 2002 में फिर से जब केस पड़ा, जिसको हम थर्ड आइजा केस कहते हैं, उन्होंने कंसीडर कर लिया और बोला नहीं, 1993 में जो कंडीशंस लगी थी वो अब हम हटा रहे हैं। मीनिंग देयर बाय 2002 के बाद वापस से ये डायरेक्शन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स कैन अपीयर डायरेक्टली फॉर द एग्जाम ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन और द एंट्री लेवल एग्जाम। तो 2002 में वापस से ये कंडीशन हटा दी गई। 2002 के बाद अब जो ये आइजा केस हुआ, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 2025 में डिसाइड हुआ है, इसने वापस से 1993 वाली कंडीशन को रिस्टोर कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, 3 years प्रैक्टिस मैंडेटरी है, होनी चाहिए 3 years प्रैक्टिस। शेट्टी कमीशन ने कहा था कि 3 years की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, यंग लॉ ग्रेजुएट्स को अट्रैक्ट करेगी ऐसी सर्विस, उनकी आप एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करा दीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग करा दीजिए, अच्छे से वो कोर्ट में जाके ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग के बाद उनको आप कोर्ट ऑफिसर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स बनाइए। सो 2025 का जो जजमेंट अब आया, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2025 को, consisting the bench of Chief Justice Gavai, Justice Masi, and
जस्टिस चंद्रन, इन तीनों की बेंच ने बोला कि जो 1993 की कंडीशन थी सेकेंड आइजा केस की, वो रिस्टोर की जा रही है। इसीलिए देखिए बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द 3 years मिनिमम प्रैक्टिस इज रीस्टोर्ड। पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इंट्रोड्यूस तो 1993 में हो चुका था, नाउ इट इज रीस्टोर्ड। वापस से 2002 वाला हटा दिया, 1993 वाला वापस लेके आया। और उन्होंने कुछ रीजनिंग्स दी। उन्होंने कहा 3 years की प्रैक्टिस जो है वो अब रिक्वायर्ड रहेगी, रिस्टोर्ड हो गई है हमारी तरफ से, ये रिक्वायर्ड रहेगी। उन्होंने लेकिन ये कहा कि ये जो 20 मई के बाद की वैकेंसीज आएंगी उस पर अप्लाई करेगा, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा इसका, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। बोला प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा, 20 मई से पहले जितनी भी वैकेंसीज आ गई हैं वो कंटिन्यू करेंगी, उसमें वो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स भी अपीयर हो सकते हैं, उनको 3 साल के प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और बोला कि ये प्रैक्टिस जो है वो किस डेट से काउंट होगी, तो ये काउंट होगी फ्रॉम द डेट ऑफ योर प्रोविजनल एनरोलमेंट डेट, फ्रॉम द डेट ऑफ योर प्रोविजनल एनरोलमेंट डेट। बोले ये प्रोविजनल एनरोलमेंट डेट क्या है, तो जब आप लॉ कंप्लीट करते हैं, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, आपको प्रोविजनल डिग्री मिल जाती है, तो आप एक स्टेट बार काउंसिल में जाके अपने आप को एज एन एडवोकेट एनरोल कराते हैं, चाहे वो दिल्ली में करा लीजिए, यूपी में करा लीजिए, बिहार में करा लीजिए, राजस्थान, स्टेट बार काउंसिल में आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। तो जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होकर आपको एनरोलमेंट मिल जाता है, एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है, उस डेट से 3 साल माना जाएगा। बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने, 2-3 हाई कोर्ट्स ने ये रेकमेंड किया था कि ये जो 3 साल आप कंसीडर कर रहे हैं वो AIB की डेट से करिए, ऑल इंडिया बार एग्जाम से, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो डिले हो जाएगा, क्योंकि हम 2 साल का टाइम देते हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करने के लिए, और उसमें और भी सारे इश्यूज हैं, वो जजमेंट में हम डिस्कस करेंगे। उसमें उन्होंने कहा था हर यूनिवर्सिटी अपने अपने अलग अलग डेट्स पे रिजल्ट निकालती है, तो AIB सबका बच्चे का अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर 2025 के बैच की बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ रिजल्ट जून में निकाल देंगी, बहुत जुलाई में निकालेंगी, बहुत सारी का अगस्त सितंबर हो जाता है, फिर बच्चा एनरोल कराते कराते दिसंबर में चला जाता है, तो उसको 2 साल दिसंबर से मिलेगा, लेकिन जुलाई वाले को 2 साल जैसे ही वो एनरोल कराया वो जुलाई से मिल जाएगा। तो जिस दिन आप एनरोल कराते हैं उस दिन से 2 साल, तो ये अलग अलग हो सकता है। इसलिए हम प्रोविजनल एनरोलमेंट डेट जो आपकी है उस दिन से 3 साल हम काउंट करेंगे। उन्होंने कहा ये जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये सर्टिफिकेट कौन देगा और ये वेरीफाई कौन करेगा, ये कैसे पता चलता है, हु विल गिव द सर्टिफिकेट, हु विल वेरीफाई। तो कोर्ट ने इसका भी एक सॉल्यूशन दिया कि कैसे वेरीफाई किया जाएगा, कौन देगा इसका सर्टिफिकेट। क्योंकि पैरा नंबर 87 और 88 आप जजमेंट का देखेंगे 2025, तो उसमें कोर्ट ने इसको, इस इशू को अच्छे से आंसर किया है, क्लियर किया है। उन्होंने कहा देखिए 3 तरह से सर्टिफिकेट मिल सकता है आपको। पहली सिचुएशन है जहां पे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फर्स्ट सिचुएशन इज जहां पे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटी जहां पे पॉपुलेशन आपकी 5 लाख 10 लाख है, मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, बड़े शहर जयपुर हो गया, मेट्रोपॉलिटन सिटी अगर नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहां पे आपका जो स्टेशन जज है वो डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है, आपके तालुका का सब जज हो सकता है, या फिर वो कोई आपका चीफ जज हो सकता है, प्रिंसिपल जज हो सकता है, जिस भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां का स्टेशन जज आपको सर्टिफिकेट दे देगा। उसका सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 88 में क्लियरली ये चीज़ बताई। उन्होंने कहा ये बहुत ईजी है, देखिए
क्योंकि जज के सामने अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो वो जज, ठीक है आप साल में 2 बार 4 बार भी अपीयर होंगे तो जज आपको पहचानता होगा, सो द जज कैन ईजिली गिव यू सर्टिफिकेट। अगर आप मेट्रोपॉलिटन में प्रैक्टिस करते हैं, बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहे हैं जहां पे बहुत सारे लॉयर्स हैं, अलग अलग कोर्ट्स के लॉयर्स आते हैं, तो ऐसे में जज और स्टेशन जज जो है वो शायद आपको ना पहचानता हो, ना जानता हो। तो ऐसी कंडीशंस में अगर आप मेट्रोपॉलिटन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो वहां पे क्या होगा, 10 इयर्स प्लस कि अगर किसी की स्टैंडिंग है, कोई लॉयर है जो उस कोर्ट में प्रैक्टिस करता है जहां पे आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसकी स्टैंडिंग 10 साल की है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ आपने 3 साल की प्रैक्टिस इस कोर्ट में की है, इस चैम्बर में रह के या इस लॉयर के साथ रह के या खुद से। और ये जो सर्टिफिकेट आपको वो 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस वाला लॉयर देगा, ये काउंटर साइन या आप कहेंगे इंडोर्स होगा बाय द डिस्ट्रिक्ट जज और द प्रिंसिपल जज ऑफ दैट कोर्ट। तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपने प्रैक्टिस किया है कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को कंसीडर किया। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन लाया गया कि ये ऐसा भी हो सकता है ना कि प्रोविजनल एनरोलमेंट करा लिया और वकालतनामा साइन करके दे दिया, केस कोई और लड़ रहा है, और वो सिंपली क्या किए, 2 साल 3 साल तैयारी किए, 3 साल होने के बाद अचानक से उन्होंने क्या किया, एग्जाम में बैठ गए, कभी कोर्ट नहीं गए, दे कैन मिस यूज इट। कोर्ट ने कहा नहीं, 10 साल की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस वाला एडवोकेट आपको सर्टिफिकेट देगा और वो काउंटर साइन होगा डिस्ट्रिक्ट जज से। बहुत सारे इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछा गया है कि लोग एनरोलमेंट करा लेते हैं, वकालतनामा डलवाते रहते हैं, लेकिन बैठ के पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, कोर्ट नहीं जाते, और बाद में एक्सपीरियंस लगा करके वो जज बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं गवर्नमेंट। तो जज साहब ने बहुत पोलाइटली इसका आंसर किया कि देखिए ऐसी बात नहीं है, इट इज़ वेरी इजी टू नो वेदर द पर्सन हैज़ गॉन टू कोर्ट और नॉट, एंड इट कम्स आउट वेदर द पर्सन हैज़ गॉन टू कोर्ट और नॉट। तीसरी उन्होंने कंडीशन ये बताई कि अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो यहां भी 10 इयर्स प्लस के एक्सपीरियंस वाला जो एडवोकेट होगा इस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, जहां सुप्रीम कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या जिस हाई कोर्ट में करते हैं, और वो भी फिर काउंटर साइंड और एंडोर्स्ड होगा, मतलब वेरीफाइड होगा एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर से। अब वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन है, it will be declared by or it will be disclosed by or notified by the High Court and the Supreme Court. It could be a registrar, it could be any judge, it could be any officer that will be appointed by the court. वो notify हो जाएगा कि वो रजिस्ट्रार जुडिशियल करेंगे या रजिस्ट्रार जनरल करेंगे या कोई जज करेगा। तो इन 3 तरह से आपको प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और इसी प्रैक्टिस 3 इयर्स का प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। कोर्ट ने एक बात और क्लियर की, उन्होंने ये बोला कि जो लॉ क्लर्क्स हैं, लॉ क्लर्क्स की जो प्रैक्टिस है वो जजेस के साथ जो लॉ क्लर्कशिप करेंगे वो उनका प्रैक्टिस का ड्यूरेशन माना जाएगा। आप 6 महीने करिए, 1 साल करिए, वो आपका ड्यूरेशन माना जाएगा। ये क्लियर किया कोर्ट ने। तो लॉ क्लर्क्स आर इंक्लूडेड, तो आप किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ज्वाइन कर सकते हैं एज लॉ क्लर्क, वो आपका प्रैक्टिस में काउंट हो जाएगा, वो उतना ड्यूरेशन। कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन क्या दिया कि क्यों हम ये चाहते हैं कि 3 इयर्स की प्रैक्टिस जो है वो रिस्टोर हो जाए। तो अगर आप पैरा नंबर 83 ऑनवर्ड्स देखेंगे तो कोर्ट ने उसकी पूरी रीजनिंग दी है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। उसमें से मैं एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाता हूं कि कोर्ट ने क्या कहा, क्या रीजन दिया था इन 2025 जजमेंट। पैरा नंबर 83 अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पैरा नंबर 83 में जजेस ने कहा है, द जजेस फ्रॉम द वेरी day on which they assume office have to deal with the question of life, liberty, property and reputation of litigants. As rightly observed, neither knowledge derived from the book nor pre-service training can be an adequate substitute for the first-hand experience of the working of the court system and the administration of the justice. तो कोर्ट का ये कहना है कि आपको कितनी भी ट्रेनिंग करा दी जाए,
कितने भी आप शार्प स्टूडेंट रहे, ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे, लेकिन जो एक फर्स्ट हैंड कोर्ट का एक्सपीरियंस है, कोर्ट में जाना, जजेस का बिहेवियर देखना, क्लाइंट को डील करना, कोर्ट स्टाफ को डील करना, फाइलिंग्स के प्रोसेस को सीखना, हर्डल्स को देखना, डिफेक्ट्स को रिव्यू करना, लॉयर्स को कितनी परेशानी होती है अपनी बातों को पहुंचाने में, क्या क्या प्रॉब्लम्स जुडिशियल ऑफिसर्स फेस करते हैं। तो ये जो एक ओवरऑल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, ये आपका जब डायरेक्ट सिलेक्शन होता है विदाउट प्रैक्टिस, तो शायद आपको ये कोर्ट क्राफ्ट्स और कोर्ट प्रोसीजर्स के बारे में नहीं पता होता है। हम ट्रेनिंग देते हैं बाद में, लेकिन वो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग आपके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। आगे देखिए उन्होंने क्या किया, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन अ कैंडिडेट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फियर इन द कोर्ट बाय असिस्टिंग द सीनियर्स एंड ऑब्जर्विंग हाउ द लॉयर्स एंड द जजेस फंक्शन इन द कोर्ट। उन्होंने कहा यह तभी पॉसिबल है जब आप या तो किसी सीनियर को असिस्ट कर रहे हो, या कोर्ट में आप जा रहे हो और आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कोर्ट की फंक्शनिंग कैसे है, आप सर्टिफाइड कॉपी कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे जज उसको बनाता है या क्लर्क उसको बनाता है, बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी। The candidate should be equipped to understand the intricacies of the functions of a judge. The experience of various high courts has also shown that such fresh law graduates upon their entry in judicial service begin to show behavioral and temperament problems. ये भी एक बहुत important observation था। अगर आप देखें तो हाई कोर्ट ने, इनफैक्ट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पैरा नंबर 64 में ये चीज़ लिखा गया है 2025 के जजमेंट में, कि बहुत सारे ऐसे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो कभी कोर्ट नहीं गए हैं और इस वजह से वो जो कोर्ट का स्टाफ या फिर बार है, जो एडवोकेट्स हैं, उनके लिए उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। और उन्होंने लिखा है ये पैरा नंबर 64 में, द हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज स्टेटेड, आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू, that some instances have come to the notice of the High Court that some of the civil judges junior division who did not possess any experience at the bar appointed straight away from the college to the court are not treating the bar members and staff members in good spirits, and that the officers are finding it difficult to handle the courts when faced with procedural issues. उन्होंने कहा एक ये भी बहुत बड़ा इशू है कि जब आप बार और बेंच का एक रिलेशनशिप कभी देखे ना हो, क्योंकि आप डायरेक्टली प्रिसाइड करते हैं कोर्ट को, कोर्ट के आप ऑफिसर रहते हैं, हेड ऑफिसर रहते हैं, तो आपका एक बिहेवियर जो है कोर्ट स्टाफ्स या कोर्ट के जो लॉयर्स हैं उनके लिए वो भी अच्छा नहीं है। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको रिकमेंडेशन में बोला है अपने। तो ये उन्होंने रीजनिंग दी कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जो है वो कोर्ट एक्सपोजर को लैक करते हैं, बुकिश लैंग्वेज नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं कर सकती, जजेस को पहले दिन से लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन को डील करना होता है, और प्रैक्टिस जो है वो आपको एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट का एक्सपोजर देती है। तो इन ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक्सपीरियंस जो जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 इयर्स का प्रैक्टिस रिस्टोर होना चाहिए, उसकी एक बहुत बड़ी और रीजनिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट से रिकमेंडेशंस मांगे कि वेदर वी शुड रीस्टोर दी 3 इयर्स मैंडेटरी प्रैक्टिस टू अपीयर इन सिविल जज एग्जामिनेशन एट द एंट्री लेवल और नॉट। हाई कोर्ट्स के भी ओपिनियन लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स के भी ओपिनियन लिए सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें एक बहुत बड़ी बात निकल के आई जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको रीस्टोर किया। एक मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये देखिए पैराज लिखे हुए हैं यहां पे कि जजमेंट का कौन सा पैरा है जिसमें ये चीज दी हुई है। ये हाई कोर्ट्स हैं इंडिया के, जिन हाई कोर्ट्स ने रेकमेंड किया है कि कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम में बैठने के लिए। इस जजमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकमेंडेशंस मांगी थी सारे हाई कोर्ट्स से, और फिर ये भी बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या पोजीशन थी, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिकमेंडेशन में क्या किया है, क्या हाई कोर्ट के इंस्टेंस को अप्रूव किया है या हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन को उन्होंने अपोज किया है। तो आप देखिए, जैसे आप देख सकते हैं ये पैरा नंबर है जजमेंट का जिसमें ये बात लिखी गई है। अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश ने कहा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, ना सपोर्ट किया ना अपोज किया।
पटना हाई कोर्ट ने कहा 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। कर्नाटका ने कहा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। केरला हाई कोर्ट ने भी कहा कि 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। एमपी हाई कोर्ट ने 3 साल का एक्सपीरियंस बोला, ये भी स्पेसिफाइड नहीं है स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अपोज किया या फिर सपोर्ट किया। मणिपुर इन्होंने कहा 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का इस पे स्टैंड क्लियर नहीं है। ओडिशा हाई कोर्ट ने कहा 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहां भी स्टेट का मणिपुर ने 3 साल का एक्सपीरियंस बोला और मणिपुर की जो गवर्नमेंट है उसने सपोर्ट किया कि होना चाहिए। उड़ीसा हाई कोर्ट ने 3 साल का एक्सपीरियंस बोला, लेकिन गवर्नमेंट इसमें ना अपोज की है ना इसको सपोर्ट की है। मद्रास ने भी 3 साल का, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहां के गवर्नमेंट का इंस्टेंस अभी क्लियर नहीं है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट भी किया है। इसके बाद आप आगे देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है 3 साल का, इन्होंने कहा री इंट्रोड्यूस होना चाहिए वो पहला वाला सिस्टम 3 साल वाला, स्टेट गवर्नमेंट का इस पर कोई स्टैंड नहीं है। कैलकाटा हाई कोर्ट ने भी कहा है कि री इंट्रोड्यूस होना चाहिए, ये पैराग्राफ नंबर 73 ऑफ द जजमेंट में दिया है, री इंट्रोड्यूस होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया है। दिल्ली ने कहा 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है 1 साल का एक्सपीरियंस सफिशिएंट है, गवर्नमेंट का कोई स्टैंड नहीं है। JNK एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने 2 साल रिकमेंड किया है, गुजरात ने 2 साल रिकमेंड किया है, छत्तीसगढ़ ने 3 साल रिकमेंड किया और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 2 साल रिकमेंड किया। देखिए ये 2 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, जिन्होंने हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन को अपोज किया है। उनका यह कहना नहीं एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट्स ऑफ नागालैंड एंड त्रिपुरा हैव अपोज द री इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी बार प्रैक्टिस फॉर एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन सिविल जज एग्जामिनेशन। नागालैंड त्रिपुरा ने अपोज किया कि नहीं ये एक्सपीरियंस नहीं आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने। सिर्फ 2 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन को अपोज किया है कि प्रैक्टिस सिविल जज जूनियर डिवीजन एंट्री लेवल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस जरूरी नहीं है, 2 हाई कोर्ट्स। और वो 2 हाई कोर्ट कौन से? हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान और सिक्किम, इन 2 ने कहा है कि नहीं प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अदरवाइज सारे हाई कोर्ट्स ने ये बोला है कि नहीं प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है और मेजॉरिटी ने ये बोला है 3 साल रिक्वायर्ड है। तो अगर आप देखें तो आपको यह पता चलेगा कि हाई कोर्ट्स का स्टेंस क्या है इसमें। आप देखिए इसमें 22-23 हाई कोर्ट्स के रिस्पॉन्स है जिसमें 20 कहते हैं कि नहीं प्रैक्टिस होनी चाहिए, 1-2 स्टेट गवर्नमेंट अपोज की है, 1-2 हाई कोर्ट अपोज की है। सो मेजॉरिटी ने यह कहा है कि नहीं 3 इयर्स बार का प्रैक्टिस का जो रूल है वो री इंट्रोड्यूस होना चाहिए 1993 का। इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको री इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए ये जजमेंट कब से अप्लाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत क्लियर किया है कि ये अप्लाई कब से होगा, किस दिन से अप्लाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो जजमेंट है वो 20 मई के बाद से अप्लाई करेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया अपने जजमेंट में। उन्होंने पैरा नंबर 90 में कहा कि जो भी वैकेंसीज रुकी हुई थी वो एज इट इज कंटिन्यू करेंगी और ये जजमेंट 20 मई के बाद से जो वैकेंसीज आएंगी उस पे अप्लाई करेगा। उससे पहले जो है वो एज इट इज करेंगे, उसमें फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स अपीयर करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अभी जो पेंडिंग हमारे एग्जाम्स हैं कुछ 6-7 स्टेट के जो स्टे पे थे, उनमें आज भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स अपीयर करके एग्जाम अगर क्लियर करते हैं तो वो जज बन जाएंगे। डज नॉट अफेक्ट दी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स, मैंने आपको बताया 6-7 स्टेट्स ने नोटिफाई कर रखा है तो उनको ये इंपैक्ट नहीं करेगा। अब 20 मई के बाद जो एग्जाम नोटिफाई होंगे उनको इंपैक्ट करेगा। प्रोसेसेस स्टेट ड्यूरिंग द केस गुजरात हाई कोर्ट कैन नाउ रिज्यूम। तो और भी जितने भी प्रोसेस थे, मैंने आपको बताया पैरा नंबर 90 में दिया है कोर्ट ने कि जितने भी प्रोसेस स्टे हुए थे एग्जाम्स के वो सब अब कंटिन्यू करेंगे।
तो हम देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम हैं जिस पे अभी भी अपीयर कर सकता है स्टूडेंट। देखिए ये स्टेट्स हैं जिसमें अभी भी आप बिना प्रैक्टिस के अपीयर कर सकते हैं, क्योंकि इनका नोटिफिकेशन इस जजमेंट से पहले आ गया था। आप देखिए राजस्थान हाई कोर्ट ने ये नोटिफिकेशन 27 फरवरी को दिया था, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 16 मई को दे दिया जजमेंट से 4 दिन पहले, गुजरात हाई कोर्ट 30 जनवरी का है। आगे आप देखिए और कौन कौन से स्टेट्स के नोटिफिकेशन है। छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन दिसंबर में आ गया था, 23 दिसंबर। अरुणाचल प्रदेश 6 मार्च। हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश 14 फरवरी, और ये आपका हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका एट बेंगलुरु 10 फरवरी। तो ये 7 ऐसे स्टेट्स हैं, आप देख सकते हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड एंड गुजरात। ये 7 स्टेट हैं जो नोटिफाई अपनी वैकेंसी को पहले से कर चुके हैं। तो इन 7 स्टेट्स में अगर आप अपीयर हो सकते हैं और आपने फॉर्म भरा है या आप अपीयर हो रहे हैं, तो इसमें आपको मैंडेटरी 3 इयर्स की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली अपीयर, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई एंड दे कैन क्लियर द एग्जामिनेशन। एक बहुत छोटा सा डेटा है हमारे पास। अगर हम देखें कि 2019-20 में कितने लॉ स्टूडेंट्स इंडिया में पास हुए, तो अगर 19-20 की आप बैच लेके चलेंगे, तो जो अब पास आउट होने वाले हैं 24-25 में जो हो रहे हैं, तो इनका जो नंबर है वो है अराउंड 4.32 लाख, 4.5 लाख स्टूडेंट अप्रॉक्स हर साल इंडिया में एज लॉ स्टूडेंट पास होते हैं। इसका जो सोर्स है वो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2920 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का ये सोर्स है। इसमें करीब 66.4% जो स्टूडेंट्स हैं वो मेल हैं, 33.6% जो स्टूडेंट्स हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं। ये फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो पहले एलिजिबल थे इस जजमेंट से पहले सिविल जज जूनियर डिवीज़न के एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। लेकिन इस तरह के अब सारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को एग्ज़ाम में बैठने से पहले 3 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन है कि जो हमारा सिविल जज जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स अपीयर करते थे, क्या ये 3 इयर्स की प्रैक्टिस मैंडेटरी होने के बाद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स का, या स्टूडेंट शायद इस सर्विस के लिए नहीं जाएंगे, या फीमेल स्टूडेंट शायद कम हो जाएंगी, या कैंडिडेट्स कम हो जाएंगी? कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के लिए ओपन हैं, या हमारे लिए ओपन है आप कह सकते हैं। ये इश्यूज हैं। लेट्स से अगर कोई कैंडिडेट एलएलएम करने चला गया, तो पहले वो 5 साल या आफ्टर ग्रेजुएशन 3 साल की लॉ किया, फिर वो 2 साल एलएलएम कर रहा है, क्या उससे भी 3 साल की फिर प्रैक्टिस मैंडेटरी होगी? ये क्वेश्चन कहीं डील नहीं हुआ। दिस इशू इज स्टिल ओपन। और अगर 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी होगी तो वो तो फिर अपने 30s में अपीयर करेगा सिविल जज जूनियर डिवीज़न एग्ज़ाम। क्या इस इशू को भी कंसीडर किया जाना चाहिए? अगर कोई कैंडिडेट एलएलएम के बाद पीएचडी कर रहा है, अभी के टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो पीएचडी करते करते जुडिशियल ऑफिसर्स बन गए, बहुत सारे जजेस हैं जो डॉक्टरेट हैं। तो आपने 5 साल की एलएलबी की या 3 साल की एलएलबी की, फिर 2 साल एलएलएम किया, फिर आपने 5 साल की पीएचडी की, तो क्या अब ऐसे कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ एकेडमिक लाइन रहेगी? ये उनको क्लियर करना पड़ेगा। या कोई लॉयर या जज अब पीएचडी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप पीएचडी करके आते हैं तो भी आपको 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या एलएलएम और पीएचडी के समय भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ के साथ, क्या ऐसा कोई रूल आएगा? ये क्वेश्चन भी अभी ओपन है। क्या जो बार की 3 साल की प्रैक्टिस है, क्या वो भी ऐड होगी? क्योंकि जब हम अपने कोर्स को करने के बाद डायरेक्ट सेलेक्ट होते हैं सर्विस में, तो उस दिन से हमारी सर्विस स्टार्ट हो जाती है। अगर हम 3 साल की सर्विस
3 साल की प्रैक्टिस करने के बाद सर्विस में सेलेक्ट होते हैं, तो क्या हमारी वो 3 साल की प्रैक्टिस हमारा सर्विस का पीरियड माना जाएगा या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। बहुत सारे इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए हर लेवल पे एक्सपीरियंस जरूरी है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपको 10 साल की प्रैक्टिस करनी है। हाई कोर्ट के जज एलिवेशन के लिए आपको 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए, आर्टिकल 217 में लिखा है। 233 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के एग्जाम अगर आप देते हैं 7 ईयर्स की प्रैक्टिस मैंडेटरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए भी एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए 3 ईयर्स का। ऑन ऑल दीज बेसिस कि फर्स्ट हैंड कोर्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको रियलिटी पता चलेगी कोर्ट की, बिहेवियर चेंज होगा आपका। हर जुडिशियल सर्विसेज में एलिवेशन के लिए प्रैक्टिस मैंडेटरी है, तो सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए क्यों नहीं होगा। आर्टिकल 217, आर्टिकल 233 इन सब को कंसीडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि अब 20 मई 2025 के बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम के लिए 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है। सारे हाई कोर्ट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट किया कि आप 3 महीने में अपने सर्विस रूल्स को चेंज कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट को कहा आप 3 महीने में इसको वेरीफाई और अप्रूव करिए और अब उसी पैटर्न पे आप एग्जाम लीजिए। और कोर्ट प्रैक्टिसेस मैंडेटरी है, क्योंकि जो जज बैठेगा सीट पे उसको पर्सन की लाइफ, लिबर्टी, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी इन सब से डील करना है। बट देयर आर सर्टेन इश्यूज विच आर स्टिल लेफ्ट टू कंसिडर। सो विद दिस our first part of the video is concluded. I will discuss the detailed paragraph of the Supreme Court judgment in our second part. So for such kind of information, please visit to our page, Your Lordships, and for more videos, kindly visit our channel. Thank you so much.